हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। लास्ट वीडियो मेरा कूलाम बल का था। कूलाम बल से ही आगे बढ़ना है हमें। हमने लास्ट में शर्तें बताई थी। शर्तों में बताया था कि आवेश बिंदुवत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए तथा दो आवेशों के बीच में न्यूनतम दूरी 10⁻⁻15 मीटर की होनी चाहिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी बात आती है विद्युतशीलता की। विद्युतशीलता है क्या? विद्युतशीलता विद्युत बल रेखाओं से व्याख्या होगी। विद्युत बल रेखाओं को तो हम आगे डिसाइड करेंगे। अभी हम विद्युत बल रेखाओं का उपयोग करके इसे बताते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में जिस सीमा तक प्रवेश करती हैं उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता को अंग्रेजी में परमिटिविटी कहते हैं। जरा देखिएगा, विद्युतशीलता, परमिटिविटी। विद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में जिस सीमा तक प्रवेश कर सकती हैं उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। अब जरा इसे समझेंगे कि यह है क्या। हम एक तरीके से कहते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों को हम भाले दे देते हैं। भाले, इन भालों को हम विद्युत बल रेखा कह देते हैं। भालों को क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत बल रेखाओं को तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए हम भालों को विद्युत बल रेखा के रूप में मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन भालों को अलग अलग माध्यमों में फिकवाते हैं। अलग अलग माध्यम किस तरीके से हम लेते हैं? एक तरह से आप समझ लीजिए, ये हमने गीली मिट्टी ले ली, दूसरा हमने सूखी मिट्टी की दीवार ले ली, कागज की दीवार ले ली, लकड़ी की दीवार ले ली, मोम की दीवार ले ली। अलग अलग चीजें हमने ले ली। ये सब अलग अलग माध्यम को शो करते हैं। जब इन भालों को इनमें फेंका जाता है तो कुछ भाले आर पार निकल जाएंगे, कुछ कम गहराई तक जाएंगे, कुछ बिल्कुल थोड़ा सा छूकर निकल जाएंगे। तो ये भाले जितना अंदर तक प्रवेश करेंगे, भेदेंगे, इन माध्यमों को जिस सीमा तक भेद पाएंगे उसे उस माध्यम की भेदन क्षमता कहेंगे और यह भेदन क्षमता ही विद्युतशीलता कहलाती है। तो विद्युत बल रेखाएं किसी माध्यम में जिस सीमा तक प्रवेश कर सकती हैं उसे उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। हमारा टॉपिक है अब परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह कई रूपों में जाना जाता है, जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, विशिष्ट परावैद्युतांक, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। न्यूमेरिकल में अलग अलग नामों से इसका उपयोग किया जाता है। किताबों में ये एप्सिलॉन आर या के रूप में जाना जाता है। के वहां पर हमने बल नियतांक भी लिया था, परंतु यह शुद्ध अनुपात है। कैपिटल के, एप्सिलॉन आर हम यहां पर एप्सिलॉन आर के रूप में उपयोग में लाएंगे। तो एप्सिलॉन आर क्या होगा? माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन निरपेक्ष या सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहलाती है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये एक शुद्ध अनुपात है, इसे मात्रकहीन व विमाहीन हो जाता है। देखो जरा, यह एप्सिलॉन आर जो शुद्ध अनुपात है, ये एप्सिलॉन आर के लिए कह रहे हैं हम, जबकि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन का मात्रक होता है आपका कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का मान एक ही रहेगा। ये कहां से प्राप्त हुआ? कूलाम फोर्स लिया था हमने, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K को अगर हम खोलते हैं, K बल नियतांक है, इसे खोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
तो 1/4πε0 अपने आप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ये वाला मान हो गया हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9। आंकिक मान लिया था ना के का, क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट चाहिए हमें, केवल एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम इस चीज को भाग के बाद मान निकालें, आंकिक रूप से मान निकालें, तो मान आता है 8.86 कूलम स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भी एप्सिलॉन नॉट न्यूमेरिकल रूप में आएगा तो हमें ये वाला मान रखना पड़ेगा। इसका मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों का एक ही जैसा मात्रक होगा, इस कारण दोनों क्या हो जाएंगे, मात्रक कैंसिल हो जाएंगे और यह शुद्ध अनुपात बन जाएगा, जो कि हमें मात्रकहीन प्राप्त हो जाता है। अब जरा हम इनके विमीय सूत्रों के बारे में बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का विमीय सूत्र, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड, होल स्क्वायर के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। यहां पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा या नहीं, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम इनवर्स मीटर -3 सेकेंड 4 एम्पियर 2 m -1 L -3 T4 A2। ये एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बन गया, ठीक है नहीं। अब हम एक तरह से, मैंने आपको पहले एक चीज और बताई थी, ये किसके बराबर होगा, फेरिट पर मीटर के इक्विवेलेंट होता है। फेरिट बराबर क्या होता है, जूल अपॉन कूलम इंटू 1 अपॉन मीटर। फेरिट कूलम अपॉन वोल्ट। फेरिट क्या होता है, कूलम अपॉन वोल्ट। तो कूलम वोल्ट क्या होगा, वोल्ट जूल बट्टे कूलम इंटू 1 अपॉन मीटर। कूलम ऊपर गया, कूलम इंटू कूलम अपॉन जूल इंटू 1 अपॉन मीटर। देन कूलम स्क्वायर अपॉन जूल की जगह न्यूटन इंटू मीटर। देन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह समतुल्य मात्रक है। हमने एप्सिलॉन का विमीय सूत्र निकाल लिया है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध। एप्सिलॉन नॉट ये हमने निकाला था 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट ये कहलाती है निर्वात की चुंबकशीलता, ये कहलाती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, और इसका जो मान होता है वो होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। हमें निकालना है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो म्यू नॉट का मान रख देती हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे अब 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जरा देखेंगे 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, इधर न्यूटन से न्यूटन कट गया, तो क्या बच गया यहां पर 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ये नीचे आ जाएगा 10 की घात 7 क्या हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब देखो जरा 1/9 गुणा 10 की घात 9 और 7 16 है। कूलाम की जगह एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर गया 1/9 गुणा 10 की घात 16 है गुणा 1/, अब सेकंड स्क्वायर को इसके नीचे ले जाती हैं तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक काम और करते हैं 9 गुणा 10 की घात 16 को हम क्या कर देते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 का होल स्क्वायर बना दे। तो देखो 3 3 9 8 दूनी 16। अब ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बात बन जाती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/3 गुणा 10 की घात 8 मीटर अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर बन गया। देखो जरा ये टोटल होल स्क्वायर में बदल गया या नहीं। अब होल स्क्वायर में बदल गया तो आपको मालूम है कि 1/, ये तो होल स्क्वायर हो गया 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड क्या बतलाता है वेग को बतलाता है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है वेग का वेलोसिटी का। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या बन गया प्रकाश का वेग कहलाता है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। यह हमारा एक मूलभूत क्वेश्चन बन गया जो कि ईएम वेव्स के अंदर भी आएगा और हमारे इस चैप्टर में भी काउंट होता है। दो अलग अलग चैप्टर्स मैंने क्यों बताए हैं, क्योंकि आधा नंबर का क्वेश्चन दोनों में से बनता है और दोनों में से ही ये क्वेश्चन कॉमन बन जाता है, दोनों ही चैप्टर में से। म्यू नॉट, ये वाला म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का गुणनफल प्रकाश के वेग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परावैद्युतांक कूलम बल से हमें मालूम है निर्वात में कूलम बल कितना होगा F इक्वल टू अपने क्या लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो K है K को निर्वात के लिए क्या कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इसी को माध्यम में लें, माध्यम में कूलम बल, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अलग अलग करने के लिए निर्वात के लिए F नॉट कर देते हैं, माध्यम के लिए FM कर देते हैं। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। हमें माध्यम में कूलम बल चाहिए तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा FM अपॉन F नॉट बराबर FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन F नॉट की जगह ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जरा देखिएगा ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, यहां पर 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आएगा। एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया निर्वात की विद्युतशीलता बटे माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब हमें एफएम निकालना है, तो एफएम क्या हो जाएगा यहां पे, एफएम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इंटू एफ नॉट। हम अपनी सरलता के लिए क्या करते हैं, एफ एम बराबर ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन है, जरा देखेंगे परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे उल्टा करते हैं एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन में क्या आ जाएगा, 1 बटे एप्सिलॉन आर इंटू एफ नॉट। अब जरा इस चीज को देखेंगे, अगर यदि एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का मान 1 होता है तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा। मतलब अधिकतम माध्यम में भी अधिकतम कूलाम बल किसके बराबर होगा, निर्वात में कूलाम बल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि निर्वात में कूलाम बल सर्वाधिक होता है, निर्वात में कूलाम बल सर्वाधिक होता है। अब यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक हो जाता है, ठीक है नहीं, तो एफ एम का मान क्या हो जाएगा, एफ नॉट से कम हो जाएगा या नहीं। भाई बटे में जो चीज बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, मतलब एफ एम का मान एफ नॉट से कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसी बात को हम यहां पर लिख सकते हैं, मतलब माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम होता है उसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया, यदि एप्सिलॉन आर के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है, तो माध्यम में कूलाम बल निर्वात के कूलाम बल के बराबर होता है। और जब एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है तो माध्यम में कूलाम बल निर्वात के कूलाम बल की तुलना में कम प्राप्त होता है। हम करने जा रहे हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। मैं जिस तरीकों को अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर, वो ज़्यादातर हमें न्यूमेरिकल में सहायता देगा। शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये आपको हर तरीके के न्यूमेरिकल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उन सब में मदद देने वाला है। आपको एक एक चीज इसकी क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। हम क्या करते हैं, 2 आवेश लेते हैं, एक लिया Q1 और दूसरा लिया हमने Q2। Q1 की Q2 से यह दूरी है OA, यहां पर यह वेक्टर हो जाएगा R1।
और इसी तरीके से ये आपका दूसरा सदिश ओ बी, यहां पर इसका सदिश हो जाएगा वेक्टर R2। सही है। हम क्या कर रहे हैं, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला कूलॉम बल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा कूलॉम बल निकला, ठीक है नहीं, 2 पर 1 के कारण, क्या कह रहे हैं हम, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला कूलॉम बल F21 हो गया। अब तीर इस तरीके से है, मतलब 1 की 2 से दूरी R12, तीर के साथ से पूंछ से शीर्ष की तरफ जाएंगे, ये R12 बन गया। तो ये एक तरह से त्रिभुज बन गया OAB, और यहां पर ये त्रिभुज का नियम फॉलो हो रहा है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि जब दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में होते हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिमाण व दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो यहां पर हम लगाते सदिशों का त्रिभुज नियम। सदिशों के त्रिभुज नियम से देखेंगे क्या है, OA वेक्टर प्लस AB, ये दोनों क्रमागत हैं, OA प्लस AB बराबर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर। OA यहां पर क्या है, OA वेक्टर R1 है, प्लस AB क्या है, वेक्टर R12 बराबर OB क्या है यहां पर, वेक्टर R2। तो अगर हम R12 निकालें तो यहां पर बन जाता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, सही है ना। अब इसी तरीके से अगर हम इसका उल्टा करें, इसी प्रकार 1-2 की जगह हम R21 लें, 2 की 1 से दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1-2 था तो पहले 2 आया फिर 1 आया, यहां पर 2-1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। इसी सीक्वेंस में हमने रख दिया। ये 1-2 था तो 2 माइनस 1 हुआ, यहां पर 2-1 है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। सदिशों का क्रम बदल दिया हमने। अब यदि हम यहां से एक माइनस को कॉमन लेते हैं तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ये आपका R21 वेक्टर में है, R21 वेक्टर में माइनस R2 माइनस 1 R1, इक्वेशन 1 से मान रख देंगे, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, R12। अब ये वाली बात बन गई, ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। अब हमें एक बात मालूम है कि अगर हम एकांक सदिश लेते हैं, एकांक सदिश R कैप क्या होता है, R कैप बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश कितना हो जाएगा, वेक्टर R बराबर R कैप। अगर इस हिसाब से हम देखें तो सदिश R की जगह क्या आ जाता है, यहां पे R कैप। अब ये किसके लिए था, 2-1 के लिए, तो यहां पर हमने 2-1 ले लिया दोनों साइड में। इसी तरीके से माइनस R कैप, क्योंकि सदिश को तो इस रूप में तोड़ते हैं। अब ये किसके लिए था, 1-2 के लिए, यहां पर हमने 1-2 ले लिया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो हमने R12 बराबर किसके हो जाएगा, R21 के। क्यों, क्योंकि ये किस रूप में, परिमाण रूप में है। जब R12 बराबर R2, क्योंकि R12 बराबर R21, तो यहां पर आपका R21 और R12 कट जाएंगे, क्या बचेगा,
R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा। देखो इसको हम ले लेते हैं 4 और इसको ले लेते हैं 5। ये क्या है? सदिश रूप में है, सदिश रूप में, जिसके अनुसार सदिश की दिशा बराबर है परंतु विपरीत है। तो इस तरीके से हमने यहां पर R1 और R2 की, R12 और R21 की दिशा डिसाइड कर दी। अब हम निकालने जा रहे हैं इसी के आधार पर F21। मतलब F21 क्या हो गया? Q2 पर Q1 के कारण कूलाम बल। कूलाम बल क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सही है। अब यहां पर अगर हम सदिश लगाएंगे तो यहां पर कैप आएगा। ठीक है। यह किस पर है? 2 पर 1 के कारण कूलाम बल, 2 पर 1 के कारण, तो 1 की 2 से दूरी कितनी हो जाएगी? यहां पर 1 2। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, 1 की 2 से दूरी। वैसे अगर ये हमारी मान्यता है, जैसे हम मान रहे हैं वैसी करें। अगर हम यहां पर 2 1 ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जिससे कि हम आगे तक सिस्टम में आ सके, आगे का काम हमारा आसान बन जाए। तो हम यहां पर ले रहे हैं F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अब हम, ये इक्वेशन नंबर हमारी बन जाती है 6। इसी प्रकार हम क्या करें? F12 ले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R कैप। अब यहां पर 1 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1। समीकरण नंबर 7। अब इक्वेशन 5 से हम मान रख देते हैं। इक्वेशन 5 से मान रखने पर जरा देखना, इक्वेशन 5 में क्या है? R21 कैप है, यहां पर माइनस R12 कैप है। मान रख देंगे F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर माइनस R12 कैप। देखो जरा, R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप। यहां पर हम लिखेंगे F वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर। अब यहां पर 1 2 कैप कर दिया तो यहां पर 2 1 नहीं रहेगा, यहां पर भी हम क्या कर देते हैं? 1 2 कर देते हैं। यहां पर निशान नहीं बदलेगा क्योंकि 2 1 बराबर किसके है? 1 2 के। ये परिमाण रूप में है और ये सदिश रूप में है। सदिश रूप में हम माइनस लेते हैं, जबकि परिमाण रूप में चिन्ह का उपयोग नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 स्क्वायर 1 2 कैप। माइनस को बाहर निकाल दिया तो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस। अब जरा देखेंगे K Q1 Q2 R12 कैप बटे R12 स्क्वायर बराबर क्या हो गया? F21 वेक्टर। इक्वेशन 6 से मान रखा है हमने, 6 से। तो यहां पर क्या हो गया? कूलाम बल परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होती है। अर्थात कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं। हमारे पास इस तरीके से एक सिस्टम बन गया, परंतु अभी भी हमारा ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने केवल एक बात ही बताई है। यहां पर कूलाम बल के कई रूप हम तोड़ सकते हैं, तो हम यहां पर उन रूपों की ही अब बात करेंगे। हम वापस इक्वेशन
6 या 7, कोई एक ले लो दोनों में से। हम इक्वेशन 6 से दोबारा काम करेंगे। हम इक्वेशन 6 लेते हैं दोबारा, पुनः इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 6 क्या है? F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर R12 कैप। अभी अभी हमने क्या किया था? वेक्टर R12 लिया था। क्या था ये? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लिया था या नहीं? तो हम यहां पर ये मान रखेंगे F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटे, अब बात ये कैप की, कैप है यहां पर R कैप होता है यहां पर, तो हम क्या करें, इसके अंदर R12 कैप में ये R12 स्क्वायर है, गुणा कर दें R12 का ऊपर बटे R12 का नीचे। भाई R कैप हो जाएगा तो वेक्टर R आ जाएगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास? K Q1 Q2 बटे R12 क्यूब, और ये क्या बन गया? R12 वेक्टर, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर R कैप के बराबर होगा या नहीं? सही है। तो अब हम यहां पर मान रख देते हैं इसका ये वाला मान। ये क्या था? F21 वेक्टर, वेक्टर F21 बराबर K Q1 Q2 बटे R12 क्यूब। यहां पर क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर। अब इसको बदलना है। देखो ये तो था सदिश और ये है परिमाण। परिमाण को कैसे बदलते हैं? आपने देखा होगा कि वेक्टर A है, अब इसको अगर परिमाण में बदलना है तो परिमाण के लिए हम क्या करेंगे? ये तो है आपका सदिश मान, ठीक है नहीं? और अगर हमें इसी को परिमाण में बदलना है तो परिमाण के लिए क्या करें? वेक्टर A के दोनों ओर मोड लगा दें, तो ये तीर का निशान खत्म हो जाएगा, परिमाण में बदल जाएगा, ये वाली अवस्था। तो अगर ये आप ये समझ लीजिए, ये तो है हमारी R12 अवस्था, और अब हमें लेकर आना है R12 वेक्टर के रूप में। तो R12 वेक्टर के लिए भाई R12 चाहिए तो हमें ये अवस्था लानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहां पर K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर में हम क्या करें, यहां पर वेक्टर R21 का मान रखें, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, सही है नहीं? मोड लगा दें और होल क्यूब कर दें। भाई वेक्टर है, वेक्टर का मतलब तो हमारे पास ये वाली चीज है, ये आ गई, ये तो दो मोड हो गए। इसकी जगह हमने क्या रख दिया? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और ये जो क्यूब था वो यहां पर आ गया। जहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका कूलाम नियम का एक दूसरा रूप है। ये वाला, ये सारे के सारे कूलाम नियम में, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं पर आ जाए इस तरह से क्वेश्चन, तो आपको रूप पता होने चाहिए, वो हमने एक दूसरा रूप निकाला है। तो इस तरीके से हमारा कूलाम नियम का सदिश निरूपण हो जाता है। अब इससे आगे हम कर रहे हैं, ये जो कूलाम नियम है, इससे हमने क्या स्पष्ट किया है? स्पष्ट है कि नंबर 1 हमने अभी जो निकाला था, ये क्या था? F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब कूलाम बल परिमाण में समान व विपरीत दिशा में लगता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम की
पालना करता है। पहली बात। दूसरी बात, कूलाम बल स्थिर व बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। परिभाषा से क्लियर हो रही है बात। नंबर 3, दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह केंद्रीय बल है। वह संरक्षी बल होता है तथा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है नहीं? इसके अंदर कई नियम आ गए, जैसे ये एक केंद्रीय बल है, ये संरक्षी बल है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये मुख्य रूप से इसके अंदर 3 बातें हो जाती हैं। अब हम बताएंगे कूलाम बल जो आवेश होती हैं, यह कहां से कहां तक लागू होता है? कूलाम बल 10⁻⁻15 मीटर से अनंत दूरियों के लिए वैध होता है। मतलब 10⁻⁻15 न्यूनतम दूरी है, इतनी दूरी पर ही कूलम बल लगेगा, और इससे अधिक अनंत दूरियों तक के लिए वैध है। मतलब आकाशगंगा, निहारिकाएं जितनी भी बनती हैं उसके अंदर कूलाम बल की प्रमुख भूमिका होती है। 5वीं बात, यह सभी प्रकार के आवेश वितरण के लिए सत्य है। के लिए सत्य है। यहां पर ये कूलाम बल काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6ठा पॉइंट। अभी तक हमने सत्य बातें बताई थी, अब हम बताने जा रहे हैं ये कूलाम बल सर्वमान्य नहीं है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, वो सर्वमान्य है, इसलिए उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, जबकि यह सर्वमान्य नहीं है। अब यह सर्वमान्य क्यों नहीं है? क्योंकि यह माध्यम पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। अलग अलग माध्यमों में कूलाम बल का मान अलग अलग होता है। यह ठोसों व गतिमान आवेशों पर लागू नहीं होता। ठोस हैं जितने भी और गतिमान आवेश हैं उन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो ठोस हैं एप्सिलॉन आर पर निर्भर करते हैं, परावैद्युतांक पर निर्भर करते हैं, और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह इसकी एक तरीके से सीमाएं हो जाती हैं। तो यहां पर हमने एक तरह से कूलाम नियम का यह कंक्लूजन निकाला है जो जगह जगह पर हमें उपयोग में आएगा। तो साथियों, आज का काम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत
और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करवाऊंगा। आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप घर पे सुरक्षित रहें और मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।